हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे NIOS की नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाऊँगी यहाँ पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और कमेंट भी करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। अच्छा, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? 5 ईयर प्लान में। तो वो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया भी है। और आपका एक वर्क और है कि आपको बताना है कि 2001 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, कौन प्रेसिडेंट थे। तो ये इसकी विशेषता क्या है सर्व शिक्षा अभियान की? ये निश्चित समय अवधि के लिए स्टार्ट किया गया था। मतलब इसका एक फिक्स टाइम पीरियड था कि इतने टाइम तक इनके गोल्स को अचीव करना है। लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया और अभी इसको मर्ज कर दिया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं की। इसमें क्या था? इसमें पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं, SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, VC विलेज एजुकेशन कमेटी, PTA पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन और लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा था। इसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप के साथ ये चला था पूरा प्रोग्राम। और PPP जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें अवसर दिया गया था। मतलब इसमें ऐसा था कि जो प्राइवेट स्कूल है ना, जो जैसे उनकी फ़ीस महंगी होती है तो उनको भी एज ए पार्टनर ले करके और उस एक्सेस हो सके, मतलब हर बच्चा की फ़ीस की वजह से वो एडमिशन पाने से ना रोका जाए, ऐसा कुछ। तो इसलिए ये पार्टनरशिप वाला मतलब इसमें ये इन्वॉल्वमेंट रहा था। अब एम देखते हैं, इसके एम क्या क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा कि कितने साल तक कितना, मतलब कौन सा गोल किस ईयर तक रखा गया था। ठीक है, तो पहला है 6 to 4 एज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान भी किस लिए था? UEE को प्राप्त करने के लिए था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि सार्वत्रिकीकरण प्रारंभिक शिक्षा का। तो इसमें 6 से 14 एज की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको 2010 तक कंप्लीट करने की बात की गई थी, कि मतलब सभी बच्चों को ऐसे एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाए। टू इंश्योर ऑल द चिल्ड्रन आर इन स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर, EGC बोलते हैं इसको। ठीक है, अल्टरनेट स्कूल, बैक टू स्कूल कैम्प बाई 2003। तो ये जो कैंप थे, मतलब बच्चों को जोड़ने के लिए, वो 2003 तक का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में रिवाइज करके 2005 कर दिया गया था। ठीक है, 5 ईयर प्राइमरी स्कूल बाई 2007। प्राइमरी स्कूल कैसे 1 to 5 की बात की गई है, वो 2007 तक का लक्ष्य रखा गया था। जेंडर और सोशल गैप को कम करने के लिए प्राइमरी में लक्ष्य रखा गया था 2007 तक। लेकिन एलिमेंट्री में क्या आ जाता है? एलिमेंट्री में आपका 8 ईयर का पूरा होता है ना, 1 to 8 का पूरा। ठीक, तो वो 2010 तक रखा गया था। यूनिवर्सल रिटेंशन यानी कि प्रतिधारण, सार्वभौमिक प्रतिधारण की बात की गई थी 2010 तक। तो आउटर आप लिमिट देख सकते हो, इस सर्व शिक्षा अभियान की जो आउटर लिमिट रही थी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, वो 2010 रही थी। क्लियर? अब 2 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं इस सर्व शिक्षा अभियान के? तो 2 पक्ष रहे थे। एक वाइड कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क, यानी कि एक व्यापक फ्रेमवर्क था ये, मतलब काफ़ी बड़ा इसका फ्रेमवर्क था। एंड सेकेंड, बजट प्रोविजन फॉर स्ट्रेंथिंग UEE को प्राप्त करना तो लक्ष्य था ही, तो उसके लिए बजट प्रोविजन भी इसमें अच्छा था। ठीक है, अब स्ट्रेटजी देख लेते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई थी SSA प्रोग्राम के लिए। एक तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए थे, यानी कि संस्थागत सुधार किए गए थे। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का भी बढ़िया ध्यान दिया गया था। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, फुल ट्रांसपेरेंसी, समुदाय का भी इन्वॉल्वमेंट किया गया था, समुदाय मॉनिटर करे उसके बारे में भी इस पर ध्यान दिया गया था। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या क्या आ जाएगा? नेपा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NCERT, NCT, इनके इन्वॉल्वमेंट और ये कैसे हेल्पफुल होंगे UEE को प्राप्त करने में, उनमें इस पर जोर दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, हैबिटेशन एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग यानी कि बस्ती आयोजन इकाई के रूप में, इसमें क्या किया गया था? इसमें इस बात पे ध्यान दिया गया था कि देखिए SSA जो रहा था ना, ये इसमें कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अभी नेक्स्ट यूनिट भी उसी से है। समुदाय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। समुदाय में मतलब आपकी लोकल अथॉरिटीज़, VEC, SMCs, ये सारे लोग, सारी कमिटी आ जाती हैं। गर्ल एजुकेशन, अदरवाइज आप 100% अगर रिटेंशन है या 100% एक्सेस है, इनरोलमेंट है, वो कैसे पाओगे? तो गर्ल एजुकेशन स्पेशल ग्रुप जो होते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, रोल ऑफ टीचर पे, और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें SSA में ये बात कही गई थी इस फ्रेमवर्क में कि हर डिस्ट्रिक्ट क्या बनाएगा,
अपना एक प्लान बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान बनाएगा, ठीक है, और उसमें मतलब उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें निवेश किया जाएगा, जितना भी फंडिंग है उसके बारे में उसमें विवरण होगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल नॉर्म्स देख लेते हैं, ये आपको केवल डेटा याद होना चाहिए कि 9th प्लान में 85:15 था, यानी कि 85% अगर जो खर्चा है वो सेंट्रल देगा, यानी स्टेट 15% देगा। 10th प्लान में ये 75:25 कर दिया गया था, 75% सेंट्रल का और 25% स्टेट का, और फिर बाद में 50-50% कर दिया गया। 9th प्लान के बाद एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी 9th प्लान के बाद जो पहले से स्कीम चल रही थी एलिमेंट्री एजुकेशन की, वो नेशनल बाल भवन और NCTE को छोड़कर एक हो जाएगी। मतलब जितनी भी स्कीम है वो सारी मर्ज कर दी गई थी, एक कर दी गई थी इन दोनों को छोड़ करके। MDM रिमेन एज अ डिस्ट्रिक्ट इंटरवेंशन। MDM जो मिड डे मील जो योजना चली थी वो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पे ही चल रही थी। अगला पॉइंट है कि मेंटेनेंस और जो रिपेयरिंग ऑफ स्कूल के लिए जितना भी फंड होगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा VEC, SMC एंड ग्राम पंचायत। मैंने बताया कि मेन फैक्टर जो है SSA का वो है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच मतलब उसमें समुदाय का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसीलिए सारा पैसा कहाँ जाता था, VEC के पास, इनकी विलेज एजुकेशन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड ग्राम पंचायत। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, याद रखिएगा कि स्कॉलरशिप और यूनिफॉर्म है वो अभी भी स्टेट प्लान के अंदर आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसका खर्चा पानी निकालेगी। अब इंटरवेंशन इन SSA में कौन कौन से इंटरवेंशन हुए थे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट आई थी, तो यहाँ पे AIE अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन को हिंदी में कहेंगे वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा, ठीक है। किसके लिए, एक्सेस टू ऑल ट्राइबल, जितने भी जनजाति लोग हैं वो भी एक्सेस कर सकें, दूर दराज में जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए। सिविल वर्क, जो सिविल वर्क मतलब जितना भी लोक सेवा कार्य है उसमें ये कहा गया था, ये मेन डेटा था कि टोटल बजट का 33% खर्च होगा, ठीक है, जो सुविधाएँ दी जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो। स्कूल ग्रांट, स्कूल को कितना अनुदान मिलता था, 2,000 रुपये मिलता था, जिसमें से 1,000 लाइब्रेरी के लिए सीधे सीधे जाना था। टीचर को कितना अनुदान दिया गया था, इसमें 500 रुपये TLM के लिए, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग इन सर्विस दी जाती थी, और DEP डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब DEP डिस्टेंस यानी कि दूरी शिक्षा जो होती है, दूरस्थ शिक्षा प्रोग्राम, इसमें क्या किया गया, नेशनल कंपोनेंट रहा है इस SSA का, ठीक है। SSA का एक राष्ट्रीय कंपोनेंट रहा है जो कि स्पॉन्सर किया गया है MHRD, जिसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बोलते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई, भाई जो दूरस्थ शिक्षा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IGNOU को दी गई, ठीक है। IGNOU से हम लोग डिस्टेंस लर्निंग करते हैं ना, तो वही यहाँ पे बताया गया है। और ट्रेनिंग की भी, मतलब इसमें टीचर ट्रेनिंग हो जाएगा, एंड सेल्फ लर्निंग मटीरियल ऑडियो वीडियो के थ्रू इसमें प्रॉपर एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। हम पढ़ते हैं मिड डे मील के बारे में। तो मिड डे मील की शुरुआत 2 अक्टूबर 1995 में हुई थी। इसका दूसरा नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ऐसा था कि जैसे अभी तो कुकड फूड मिलता है, कुकड मील मिलती है, लेकिन पहले ऐसा था कि वीट जो था वो 3 kg मिलता था पर स्टूडेंट 10 महीने के लिए। कब, जब उनकी 80% अटेंडेंस होती है, इसी को ड्राई राशन बोला गया था, ठीक है। लेकिन बाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि कुकड मील दिया जाना चाहिए जिसमें ये पैरामीटर्स होने चाहिए, मतलब 300 कैलोरी होनी चाहिए और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और 200 दिन मिनिमम आपको खाना देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताई गई कि अभी तक का जो बेस्ट मिड डे मील योजना रही है, जो क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, तो वो रही है तमिलनाडु की बेस्ट रही है। इसमें MG रामचंद्रन जी वहाँ के थे जिन्होंने मिड डे मील को शुरुआत की थी, एंड अप टू 10 तक इन्होंने किया था। पौंडीचेरी में 1930 से चला आ रहा है, गुजरात में 1980 से चला आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं था कि जो हमारे यहाँ मिड डे मील है वो 1995 में शुरू हुआ, कुछ स्टेट पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं। और केरला में, लेकिन जो होता था ना वो ड्राई राशन दिया जाता था, लेकिन केरला में फॉर द फर्स्ट टाइम ये कुकड मील इन्होंने 1995 में स्टार्टिंग में शुरू कर दिया था। मतलब ये राशन वाशन नहीं देते थे, सूखा राशन नहीं देते थे, कुकड मील देते थे 1995 में। 2005 तक यूनिवर्सल हो गया था ये पूरा चीज़। 2004 में कुकड मील फुल्ली फंडेड बाय सेंटर, यानी कि जो 2004 से ऐसा हुआ कि पहले अपना स्टेट और सेंटर चलता था, लेकिन 2004 में पूरा जो कुकड मील है वो फंड किया जाएगा, उसका पैसा जो आता था वो सेंटर ही देगा।
CMT क्या है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टू सपोर्ट स्टेट। तो CMP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ये है स्टेट को सपोर्ट करने के लिए, ये मिड डे मील से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे RTE एंड SSA एक दूसरे से हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, बस उनको याद रखिएगा। ऑलरेडी RTE हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो 300 पॉपुलेशन पर हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल, 800 पॉपुलेशन पे हर 2 किलोमीटर पे अपर प्राइमरी स्कूल। और MHRD ने एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरपर्सन थे श्री अनिल बॉडिया, ठीक है। तो फॉर SSA एंड RTE के लिए बस इतना याद रखना है कि जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरपर्सन कौन थे। यहाँ पे हो जाता है आपका ये यूनिट खत्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।